स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। किसी जीव का लक्षण प्रारूप मतलब उसका फिनोटाइप, ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये किसका परिणाम होता है। पहला है उत्परिवर्तन एवं सहलग्नताएं। तो क्या उत्परिवर्तन और सहलग्नता की वजह से हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण प्रारूप दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन है कोशिका द्रव्य प्रभाव तथा पोषण के वजह से। तीसरा है पर्यावरणीय परिवर्तन और लैंगिक द्विरूपिता के कारण लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं। या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं के वजह से। तो स्टूडेंट्स, आपने जेनेटिक्स में ये पढ़ा है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जितने भी लक्षण हैं हमारे शरीर के, ये जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारे जीन हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और हमारे जीनों के द्वारा ही लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये डिपेंड करता है जीनोटाइप पर। और इसी तरह से हमारे जीन हमारे आसपास के पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फोर्थ, जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रिया की वजह से लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं और लक्षण प्रारूप हमारे जीनोटाइप का ही परिणाम होता है। आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षणार्थ संकरण में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस ये क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस किस वजह से होता है, इसमें हमें पता लगाना होता है कि जनक क्या होगा या फिर जनक के क्या जीनोटाइप थे, इसलिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो अप्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच का संकरण है, या दो F1 संकर के बीच का संकरण है, या F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ में संकरण है। और चौथा ऑप्शन है प्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच में संकरण होता है। तो जब भी हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में F1 के द्वारा जो हमें हेटेरोजाइगस प्राप्त होता है, विषम युग्मजी जो प्राप्त होता है, उसका क्रॉस करवाया जाता है अप्रभावी से, जिससे कि हमें हमारे पेरेंट के बारे में पता लगता है, पेरेंट जीनोटाइप के बारे में पता लगता है। तो आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान मटर पर किए गए मेंडल के प्रयोग में गोल बीज आकृति और झुर्रीदार बीज पर तथा पीले बीज पत्र तथा हरे बीज पत्र पर प्रभावी हैं। मतलब कि पीला बीज पत्र हरे बीज पत्र पर प्रभावी है और कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y के बीच में संकरण से F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे। हमें बताना है कि F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मेंडल के इस प्रकार से डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम देखते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है और इसमें कहीं कोई मॉडिफिकेशन है, ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है जो मेंडल ने इसे लिया था और इन दो लक्षणों का चुनाव किया था। तो F2 पीढ़ी में हमारे पास में 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ था। तो पूछा गया है कि कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y संकरण से F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे। केवल गोल बीज और हरे बीज पत्र वाले ही प्राप्त होंगे, या फिर झुर्रीदार बीज और बीज पीले बीज पत्र वाले ही प्राप्त होंगे, या झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र वाले ही प्राप्त होंगे। और चौथा ऑप्शन है गोल बीज और पीले बीज पत्र तथा झुर्रीदार बीज और पीले बीज पत्र वाले भी प्राप्त होंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर ये इस प्रकार का क्रॉस होता है तो हमें सभी प्रकार के यहाँ पर लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि गोल बीज वाले, जिसे कि हम कैपिटल R और येलो बीज भी प्राप्त होते हैं, और पीले बीज पत्र इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और झुर्री वाले मतलब स्मॉल r और पीले बीज पत्र वाले, पीले बीज पत्र का मतलब कि पीले बीज पत्र
और यहाँ पे पीले बीज पत्र, तो स्मॉल y नहीं, पीले बीज पत्र बोला है तो कैपिटल Y कैपिटल Y। इस प्रकार से ये सभी प्रकार के बीज पत्र प्राप्त होंगे। अभी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि केवल गोल बीज पत्र वाले को गोल बीज पत्र बीज और हरे बीज पत्र वाले होंगे, तो सिर्फ इतना नहीं होता है, सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये 9:3:3:1 के अकॉर्डिंग आंसर देना है, इसलिए आ जाएगा आपके 4th आंसर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? गीली ब्रेड या अगार अगार या पका हुआ केला या गाय का गोबर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की जो बात करते हैं हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ये अधिकतर फ्रूट्स के आसपास दिखाई देती है, जो पके हुए फल होते हैं, चाहे वो पपीता हो या केला हो, तो पके हुए फलों के आसपास आपको ड्रोसोफिला नजर आएगी। तो आंसर हमारा होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वर्णांध स्त्री सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्र कैसे होंगे? एक वर्णांध स्त्री है, वर्णांध का मतलब कि ये XC है, और यह सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है, मतलब इसका विवाह XY से होता है, और उनके पुत्र कैसे होंगे? तो यहाँ पे पुत्र के बारे में पूछा गया है, इसको किस तरह से निकालना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग करवा देते हैं, तो X ये इनकी पुत्री प्राप्त होती है इनको, XY तो ये C है, और XC और XC और फिर XCY। देखिए इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यदि वर्णांध है तो इनके पुत्रों के बारे में बताया जाए, तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये इनका सन है और ये भी इनका सन है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सभी वर्णांध सन इनके प्राप्त हो रहे हैं, इनके जितने भी पुत्र हैं वो सारे के सारे वर्णांध प्रकार के हैं। किसी वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है। आलिंगी गुणसूत्र की वजह से, कोशिका द्रव्य की वजह से, Y सहलग्नता और X सहलग्नता। ये कौन से प्रकार की वंशागति होती है जिसमें मात्रक प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है? तो जहां पे मैटरनल इफेक्ट ज्यादा होता है इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और यह है एक प्रकार का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव्य वंशागति जिसके अंदर माता के लक्षण ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा आपके 2nd। एक नर में 2 द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित कैपिटल ए बी ए और ये स्मॉल बी जीन प्रारूप वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं, तो बताइए इस व्यक्ति का लक्षणों में से संबंधित लक्षण प्रारूप बताइए। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नर मानव में 2 द्विविकल्पी लक्षणों वाले से संबंधित उसके जो शुक्राणु हैं वो इस प्रकार से, मतलब उनके गैमेट की बात हो रही है कि यहाँ पे इस प्रकार का गैमेट बन रहा है, एक कंप्लीटली डोमिनेंट है और एक विषम युग्मजी प्रकार का है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, फिर ये भी विषम युग्मजी प्रकार का है और इसे भी हम कहेंगे कि ये प्रभावी है और ये समयुग्मजी अप्रभावी है। ठीक है, तो हमको इस प्रकार का है, तो ये जो आपका जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ये किसके जैसे हैं? ये ठीक वैसे ही हैं जब हम विषम युग्मजी के मध्य यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। जैसे अगर आप विषम युग्मजी कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो आपको किस प्रकार के यहाँ पर जीनोटाइप प्राप्त होंगे, गैमेट प्राप्त होंगे, कैपिटल A कैपिटल B, फिर इसका इसके साथ में होगा तो कैपिटल A स्मॉल कैपिटल B, और फिर इसका इसके साथ में होगा तो स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b, इस तरह से हमें ये प्राप्त होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे इसके संबंधित लक्षण प्रारूप क्या है, तो इसका यहाँ पे जो जीनोटाइप या फिर हम बात करें कि इस तरीके का होगा, हालांकि यहाँ पे लक्षण प्रारूप के बाद में लिखा हुआ है। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित जीन प्रारूप क्या होगा? तो ये व्यक्ति का जीन प्रारूप होगा ये एक विषम युग्मजी प्रकार का ये होगा।
ठीक आंसर, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? त्वचा के रंग की वंशागति, तो त्वचा कई जीनों के द्वारा प्रभावित होती है। ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, या ये बिंदु उत्परिवर्तन है, या बहुजीनी वंशागति है, या फिर यह सह प्रभाविता है? तो यह एक प्रकार की बहुजीनी वंशागति है, त्वचा का रंग। मक्का के पौधे के गुणसूत्र संलग्न मानचित्र पर दो जीन आर तथा वाई एक दूसरे से बहुत निकट स्थित हैं। जब जीन प्रारूप कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ संकरण करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में पृथक्करण में क्या पाया जाएगा? पुनर्योगज प्रारूपों का अधिक संख्या में होना, प्रत्याशित अनुपात n 9:3:1 में पृथक्कत हो जाएगा, और 3:1 अनुपात में पृथक्कत होगा, और जनक प्रारूपों की अधिक संख्या में होना। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मक्का के पौधे में गुणसूत्र संलग्नता मानचित्र पर दो जीन आर और वाई एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट है। तो एक दूसरे के ज्यादा निकट है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे और संलग्नता ज्यादा देखने को मिलेगी। जब लिंकेज ज्यादा होता है तो जीन पास पास होते हैं और रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जीन प्रारूप में जब आर वाई बिल्कुल पास पास है तो इनमें संकरण करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में पृथक्करण में क्या पाया जाएगा? तो देखिए, अगर संलग्न है आर और वाई बहुत पास पास पाए जा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको ज्यादा मिलेंगे। अगर आर वाई दूर दूर होते तो यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेट ज्यादा मिलते। तो अब हमारा आंसर होगा 4th। सिकल सेल अनीमिया के विषय में क्या सही है? इसमें विशिष्टता के तौर पर लंबी दात्री की शक्ल की केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। एक अलिंगी संलग्न प्रभावी ट्रेट है और इसमें होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वेलिन के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल आ जाता है और यह डीएनए में एकल बेस में जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। तो यहाँ पे इस सिकल सेल अनीमिया को लेकर ये 4th स्टेटमेंट सही है, बाकी और सारे गलत हैं। आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह है ABO। ABC ना कह के ABO का नाम दिया गया क्योंकि O यह दर्शाता है कि RBC पर A और B एंटीजन नहीं होते। ABC पर A और B अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं। A और B प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप की अप्रतिभाविता होती है और RBC पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी A या एंटी B। तो देखिए, ब्लड ग्रुप ABO, तो पूछा गया है कि O ब्लड ग्रुप क्या दर्शाता है। आरबीसी पर जब ब्लड ग्रुप O की हम बात करते हैं, सबसे पहले A की बात करें। A का मतलब A एंटीजन है, B का मतलब B एंटीजन है। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसका मतलब है कि उसके पास में AB एंटीजन है, लेकिन अगर O ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब कि उसके पास में एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आरबीसी पर A और B दोनों एंटीजन नहीं होते हैं, यही दर्शाता है O। ठीक, सेकंड ऑप्शन दिया है आरबीसी पर A और B के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर। फिर इसके बाद में A और B के प्रारूप के जीनों में इस प्रारूप की अप्रभाविता होती है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है और ये भी गलत। तो O मतलब अगर हम O ब्लड ग्रुप के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सही स्टेटमेंट क्या है? ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है, मतलब सेक्स लिमिटेड लक्षण है। और सेकंड दिया हुआ है संलग्नता का पाया जाना वंशागति के स्वतंत्र अभिव्यंजन के सिद्धांत में अपवाद है। और तीसरा यहाँ पे मिस हो रहा है। चौथा है छोटे आकार की समष्टि होने पर समष्टि में यादृच्छिक आनुवंशिक विचलन होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो 4th ऑप्शन है, छोटे आकार की समष्टि में होने पर समष्टि में
में यादृच्छिक आनुवांशिक विचलन होता है, मतलब रैंडम होता है। सेकंड दिया हुआ है संलग्नता का पाया जाना वंशागति के स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत में एक अपवाद है। और पहला स्टेटमेंट को आप देखिए, गंजापन एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, जबकि जो गंजापन है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होता है, न कि सेक्स लिमिटेड। तो इसको आप करेक्ट कर ले। ये यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे आएगा ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, ये क्या है? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है। नीचे दिए गए जा रहे वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे आपको एक पेडिग्री दी गई है और बताना है कि ये कौन सी पेडिग्री है, ये आपके पेडिग्री ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये आपको बताना है। एक अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग की वंशागति जैसा कि हीमोफीलिया, एक लिंग सहलग्न जन्मजात उपापचय दोष की वंशागति जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, एक अलिंग सहलग्न अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइलकीटोन्यूरिया। और यह वंशावली चार्ट गलत है, तो देख लेते हैं कि ये कौन सा होगा। पहले तो देखेंगे कि ये सेक्स लिंक्ड वाला है या फिर ये ऑटोसोमल है। तो अगर इसको हम सेक्स लिंक्ड मान के चले, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है और हीमोफीलिया का एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको हीमोफीलिया मान के चले, क्योंकि मेल भी नॉर्मल है फीमेल भी नॉर्मल है। अब अगर मेल भी नॉर्मल है और फीमेल भी नॉर्मल है और इसको अगर हम कैरियर मान के चलते हैं, तो कैरियर मान के भी अगर चले जाएं यहाँ पर, जैसे कि फीमेल को मान लेते हैं कि ये कैरियर है, फिर भी आप देख रहे हो कि सिर्फ कैरियर होने से यहाँ पे मेल और फीमेल ये दोनों डिजीज नहीं होंगे। जब ये भी यहाँ पे डिजीज है, फीमेल भी डिजीज है, तो ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर अलिंगी है, ऑटोसोमल प्रकार का है। तो इसी प्रकार हम वही जीनोटाइप डाल के इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसी जीनोटाइप से आता है तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, लिंग संलग्न वाला, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता है कि ए है तो ये नॉर्मल है, ए है तो ये कैरियर है, ये है तो ये डिजीज है। इस तरह के जीनोटाइप डालकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो इनके जो संतति है वो डिजीज वाली है। तो इसीलिए इसको नॉर्मल ना मानकर हम मानेंगे कि ये हेटेरोजाइगस कैरियर प्रकृति का इनको मान लेते हैं। क्योंकि अगर हमने इसे डोमिनेंट मान लिया तो डोमिनेंट की कंडीशन में डिजीज प्रोजेनी तो नहीं आएगी, यहाँ पे रोगी प्रकार के इनके संतानें तो नहीं होगी। और आप देख रहे हो कि इनकी रोगी संतानें हैं। अगर संतानें रोगी है तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अगर संतानें इनकी रोगी हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये विषम युग्मजी प्रकार के हैं। तो इनका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये ए आ सकता है, ये आपका हो सकता है स्मॉल ए, ठीक है। और यहाँ पर ये हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी भी संतान डिजीज है तो इनके हेटेरोजाइगस होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए स्मॉल ए। तो ये एक प्रकार का ऑटोसोमल है, और ऑटोसोमल में हमको एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? थर्ड। एक ऐसे पौधे का जीन प्रारूप जिसमें प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो, जिसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसे पौधे का जीन प्रारूप जिसमें प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो, उसके द्वारा क्या निर्धारित किया जा सकता है? वंशावली विश्लेषण, प्रतीप संकरण और परीक्षणार्थ प्रसंकरण और द्विसंकरण। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, ये टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसे मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? तो विकल्पियों में कोई सम्मिश्र होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे के वैसे ही वापस आ जाते हैं। कारक जोड़ों में पाए जाते हैं और किसी विशिष्ट लक्षण का नियंत्रण करने वाली पृथक इकाई को कारक कहते हैं। एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है।
तो देखिए इनमें से ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से एक है जिसमें मेंडल के प्रभाविता के नियम का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें पहला है, इसमें लिखा गया है कि विकल्पियों में कोई सम्मिश्र होते नहीं देखा जाता तथा F2PD में दोनों लक्षण वैसे के वैसे ही वापस आ जाते हैं। ये प्रभाविता के नियम का स्टेटमेंट नहीं है। प्रभाविता के नियम का स्टेटमेंट सीधा सा ये है कि जब विषम युग्मजीय अवस्था में होते हैं तो जो प्रभावी एलील होता है वो अपने प्रभाव को दिखाता है और उसकी उपस्थिति में अप्रभावी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और 2 कारक होते हैं जिसमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। तो ये कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। यह विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित करने वाले होते हैं, ये भी सही है। और ये कारक जोड़े में होते हैं, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप नियंत्रण के लिए आई जीन होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन है आई जीन। तो ये यहाँ पर आई जीन में आई ए है, आई बी है और स्मॉल आई है। ये 3 युग्म विकल्पी हैं, 3 एलील हैं। आई जीन के, ये आई जीन है और इस आई जीन के 3 युग्म विकल्पी हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो 3 भिन्न एलील, इसमें 6 भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावना है। तो यहाँ पे इनके 6 जीन प्रारूप हमें प्राप्त होते हैं। तो बताइए कुल लक्षण कितने हो सकते हैं, इनके कुल लक्षण कितने हो सकते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 लक्षण प्रारूप है, हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, ये हमारे 4 लक्षण प्रारूप हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पे जीन प्रारूप 6 प्रकार के बनते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जीन प्रारूप बनते हैं। ठीक है, तो वो भी आप याद करके चलिए। नेक्स्ट, नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकरण प्रसंस्करण के लिए संबंधित सही कथन कौन सा है? एक ही गुणसूत्र पर बने शिथिल और सहलग्न जीनों में से वैसे ही पुनर्योगज होते देखे जाते हैं जैसे कि सशक्त सहलग्न जीनों में। एक गुणसूत्र पर स्थित कसकर सहलग्न जीनों में बहुत कम पुनर्योगज होते देखे जाते हैं। तीसरा है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर सहलग्न जीनों में अपेक्षाकृत अधिक पुनर्योगज होते दिखाई देते हैं। और चौथा है, एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित जीनों के पुनर्योगज बहुत कम होते दिखाई देते हैं। तो देखिए, सहलग्नता और पुनर्योगज, इनके बारे में हम जानते हैं कि जब किसी गुणसूत्र पर जीन अगर पास पास है तो ये सहलग्न जीन है, और यदि सहलग्न जीन है तो इनके अंदर पुनर्योगजता कम पाई जाएगी। अगर सहलग्न जीन है तो इनका, इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योगज कम देखने को मिलेंगे। जितनी ज्यादा सहलग्नता होगी उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर ज्यादा जीन बहुत दूर दूर है, अगर बहुत दूर दूर है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और सहलग्नता कम है, लिंकेज कम है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पहला लिखा हुआ है कि शिथिल सहलग्न जीनों में वैसे ही पुनर्योगज होते देखे जाते हैं जैसे कि सशक्त सहलग्न जीनों में, ये गलत है। गुणसूत्र पर स्थित कसकर जीन, मतलब जो पास पास होते हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलता है, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन जो कि कसकर पास पास है उनमें अधिक पुनर्योगज दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है। अगर जीन पास पास है तो पुनर्योगज आपको कम दिखाई देगा, ना कि अधिक। और अगर जीन दूर दूर हैं तो पुनर्योगज बहुत कम होते देखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा है। अगर जीन यहाँ पर दूर दूर है तो पुनर्योगज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। मानव वंशावली विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक जिस सूचना को वह प्रदर्शित करता है सही मिलाया गया है? तो अप्रभावित मादा है तो इसको इस प्रकार से, और प्रभावित नर है तो इसे इस प्रकार से, और यहाँ पे संबंधियों के बीच है और अप्रभावित नर है। तो सही कौन सा मिलाया गया है? देखिए, अप्रभावित मादा है।
अगर मादा अप्रभावित है तो उसके लिए ये है, प्रभावित नर है तो उसके लिए इस प्रकार का है, अप्रभावित नर है तो उसके लिए ये वाला सिंबल है। तो ये केवल सही मैच है, बाकी सारे के सारे मैच यहाँ पे गलत मिलाई गए हैं। जब कभी भी दो असंबंधित व्यष्टियों अथवा वंश क्रम के बीच में संकरण होता है, तब F1 संकरण का कार्य दोनों जनकों से श्रेष्ठकर होता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो जब दो असंबंधित व्यष्टियों और वंश क्रम के बीच में संकरण होता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में संकरण करवाया गया तो ये हमें प्राप्त हुआ, इसे हम कहेंगे संकर ओज, इसे हम कहेंगे संकर ओज। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? संकर ओज कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संकर ओज, सेकंड ऑप्शन दिया गया है रूपांतरण और थर्ड ऑप्शन दिया है संबंधन, चौथा ऑप्शन दिया है कायांतरण। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण की सही विधि बताई गई है? पहला है समयुग्मजी लिंग, गुणसूत्र जेड से पक्षियों में मादा सेक्स का निर्धारण होता है। XO प्रकार के लिंग गुणसूत्रों से टिड्डे में नर सेक्स बनती है और मानवों में XO दशा जैसे कि टर्नर सिंड्रोम पाई जाती है जो कि मादा सेक्स का निर्धारण करती है। चौथा है समयुग्मी लिंग गुणसूत्र XX से ड्रोसोफिला नर बनता है। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये वाला बिल्कुल सही है कि XO प्रकार का लिंग गुणसूत्रों से टिड्डे में नर सेक्स बनता है। जाइगोटिक कोशिका की वह कौन सी एक दशा होती है जिसमें मानवों में सामान्यतः मादा बच्चे का ही जन्म होता है? एक X और एक Y क्रोमोसोम, तो इसमें तो नहीं होगा। 2 X क्रोमोसोम, बिल्कुल XX कंडीशन ही मादा को डिसाइड करती है। एक Y क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा। एक केवल और X क्रोमोसोम से भी फीमेल का डिसीजन नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। एक मेंडलीय संकरण में F2 पीढ़ी में पाया गया जीन द्रव्य, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों अनुपात 1, 2:2:1 का मामला क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे एक ऐसा मेंडेलियन क्रॉस है जिसमें F2 में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों समान आ रहा है। जीनोटाइप भी 1:2:1 है और फिनोटाइप भी 1:1 है। तो इस प्रकार का ये हमें कहाँ पे दिखाई देता है? संपूर्ण प्रभाविता में और एकल संकर में। असंपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तथा एकल संकर संकरण में, सह प्रभाविता में या फिर द्विसंकर संकरण में। तो ऐसा हमें मामला दिखाई देता है, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर और एकल संकर में। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में भी हमें 1:2:1 प्राप्त होता है और यहाँ पर जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आता है तो वहां पर भी हमें 1:2:2 लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है। सड़क हादसे में किसी एक रोगी को जिसका रक्त समूह मालूम नहीं है, तुरंत रक्तदान की आवश्यकता है, तो उसके एक डॉक्टर मित्र ने तुरंत अपना रक्त देने को कहा। इस रक्तदाता डॉक्टर का क्या रक्त समूह होगा? तो आप जानते हैं कि अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ब्लड ग्रुप O वाला होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें तो वो AB वाला होता है। ब्लड ग्रुप A वाला केवल A से ही ले सकता है या O ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ब्लड ग्रुप B वाला ब्लड ग्रुप B से ले सकता है या फिर O से ले सकता है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वर्णांध था और ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी वर्णांध था, तो उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई है और इस पुत्री के वर्णांध होने की क्या संभावना होगी? तो ऐसी स्त्री है जिसके पिता वर्णांध थे, तो हम ये मान सकते हैं कि एक स्त्री है लेकिन वो तो वर्णांध नहीं है लेकिन उसके पिता वर्णांध थे, तो हम इसको कैरियर मान लेते हैं कि हो सकता है ये फीमेल कैरियर हो। ठीक,
तो इस पुत्री के होने वाली जो संतानें हैं उसमें से पुत्रियों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होगी, ये हमको बताना है। और पुरुष है तो इनके पिता अगर वर्णांध हैं तो इनके पुरुष में उसमें ना तो वो कैरियर होगा, क्योंकि यहाँ पे सामान्य दृष्टि बताई गई है, तो ये XY है। अब हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं कि इनकी जो पुत्री प्राप्त हुई, कैरियर वाली प्राप्त हुई है, ये XCY इनका पुत्र प्राप्त हुआ है, और ये इनकी पुत्री जो कि नॉर्मल विजन वाली है। तो और एक और क्रॉस करवा लेती हूँ XY, ठीक है। तो अब इन्होंने पुत्री के संबंध में पूछा है कि पुत्री के वर्णांध होने की, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पुत्री इनकी कैरियर है और एक डॉटर इनकी नॉर्मल है, तो इनके एक भी पुत्री या एक भी डॉटर इनकी डिजीज नहीं है, दोनों जो पुत्रियां होंगी वो नॉर्मल ही है, तो इसमें आ जाएगा 0%। टेस्ट क्रॉस संकरण किस लिए किया जाता है? किसी जीन के एलील की संख्या निर्धारित करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि दो प्रजातियां या उपजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेगी या नहीं, या फिर इसके लिए कि एक पौधे F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए, या पूर्व घोषणा के लिए कि ट्रेट संलग्न है या नहीं है। तो इसे संलग्नता नहीं बताई जा सकती है, और ना ही यहाँ पर जीन के एलीलों की संख्या का निर्धारण होता है, और ना ही यहाँ पे दो प्रजातियां या उपजातियां सफल रूप से प्रजनन करेगी या नहीं करेगी, ये भी नहीं बताया जा सकता। सिर्फ इसे ये बताया जा सकता है कि जीन प्रारूप क्या होगा। तो F2 का जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए आरेखीय निरूपण में मानव में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के ट्रेट का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो कि प्रतिरूप का उदाहरण है। आप देख रहे हो कि माता से पुत्र में आ रहा है, पिता से पुत्री में आ रहा है। इस प्रकार का अगर होता है तो ये आपके हीमोफीलिया के अंदर होगा, ना कि थैलेसीमिया के अंदर, ना फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, ना सिकल सेल एनीमिया के अंदर, क्योंकि एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। यदि ब्लड ग्रुप AB रक्त समूह वाले दो व्यक्तियों का विवाह होता है, दोनों AB है, तो उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, और इन बच्चों का एक वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कि A रक्त समूह वाले बच्चे, AB रक्त समूह वाले बच्चे, B वाले, इनका अनुपात 1:2:1 होता है। तो प्रोटीन वैद्युत संचालन कि आधुनिक तकनीकी से ज्ञात AB ब्लड ग्रुप वाले प्रोटीन दोनों ही AB रक्त समूह व्यष्टियों में विद्यमान है। ये किसका उदाहरण है? अगर AB ब्लड ग्रुप है तो ये कोडोमिनेंस है, क्योंकि A ब्लड ग्रुप भी है और B भी है ना। AB में दोनों एंटीजन होते हैं, AB होता है, B भी होता है। तो यह पूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता या आंशिक प्रभाविता है, तो ये है सह प्रभाविता। नेक्स्ट है, ऐसे प्रसंकरण के द्वारा कौन सा मेंडेलियन विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है। F1 पीढ़ी जहां पर दोनों जनकों से मिलती है तो यह सह प्रभाविता है या फिर अपूर्ण प्रभाविता है, या प्रभाविता का नियम है, या एक ही जीन की वंशागति है। तो यहाँ पर मेंडेलियन विचार प्रदर्शित जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है, तो F1 पीढ़ी जब दोनों जनकों से मिलती है तो ये सह प्रभाविता का हो सकता है, क्योंकि सह प्रभाविता में दोनों प्रभावी साथ साथ होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सह प्रभाविता आएगा। नेक्स्ट है, ऐसे प्रसंस्करण के द्वारा कौन सा मेंडेलियन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दो जीन जो कि 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाते हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 50% यहाँ पे पुनर्योगज की फ्रीक्वेंसी ये दर्शा रहे हैं। तो पहला है, यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक बार विनियमित होती है। सेकेंड है, जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं और जीन मजबूती से संयोजी है और जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। तो अगर 50% रिकॉम्बिनेशन की आवृत्ति दर्शाते हैं तो उनके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये कहना कि जीन मजबूती से संयोजी, अगर जीन मजबूती से संयुक्त होते हैं तो सहलग्नता दर्शाते, रिकॉम्बिनेशन कम आता, इसलिए ये कहना यहाँ पे गलत होगा।
हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावी होता है, यह एक लिंग संलग्न रोग है, यह एक अप्रभावी रोग है और एक ये प्रभावी रोग है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का प्रभावी रोग है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, यदि दोनों ही जनक थैलेसीमिया है, दोनों ही जनक थैलेसीमिया है और जो एक अलिंगी अप्रभावी विकार है के लिए वाहक है, तो गर्भ धारण करने की क्या संभावनाएं हैं जिसके फलस्वरूप एक प्रभावित बच्चा पैदा होगा? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा है कोई संभावना नहीं है, तीसरा है 50%, 25%। तो दोनों ही जनक यहाँ पे थैलेसीमिया वाले हैं, मतलब इसको हम कैपिटल ए, और अगर दोनों जनक यहाँ पे थैलेसीमिया है जो एक अलिंगी गुण विकार है तो के लिए वाहक है तो कैपिटल ए स्मॉल है। अब कैपिटल ए स्मॉल है तो यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन भी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल है और स्मॉल ए, तो इसका रेशियो 1:2:1 होगा। तो प्रभावी बच्चा पैदा होने की संभावना यहाँ पे 25% होगी इसके अकॉर्डिंग। तो आंसर होगा आपका फोर्थ। कुम्हड़ा के फल का रंग किसका उदाहरण है? अप्रभावी प्रबलता का, प्रभावी प्रबलता का, या पूरक जीन है, या फिर ये एक प्रकार का निरोधी जीन है? तो कुम्हड़ा का फल का प्रभावी रंग होना ये पूरक जीन का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांध से ग्रसित है ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वर्णांध से ग्रसित है। एक पुरुष है जिसके पिता वर्णांध हैं, तो उसके खुद के वर्णांध होने के चांसेस यहाँ पे क्या रहेंगे? और ऐसी स्त्री जिनकी माता वर्णांधता से ग्रसित है, तो अगर माता वर्णांधता से ग्रसित है तो इसका एक्स प्रकार का होगा, और इसकी शादी अगर इससे होती है तो नर बच्चों में कितना वर्णांध होने की वर्णांध होगा? तो नर बच्चों के अंदर देख लेते हैं, यहाँ नर बच्चों का XXC और XCY और फिर इसका इससे XX और XY। तो नर बच्चों के बारे में पूछा है तो 50% तो यहाँ पे नॉर्मल है और 50% ये डिजीज है, 50% डिजीज है, तो आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 व्यष्टियों की समष्टि में 360 जीन प्रारूप कैपिटल ए है, कैपिटल ए 360 है, इसका मतलब ये p² की वैल्यू है, और 480 यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए है, 480 इसका मतलब ये 2pq की वैल्यू है और pq की वैल्यू है, और 160 स्मॉल ए 160 है, तो ये q² की वैल्यू है। इस आंकड़े में ए एलील की फ्रीक्वेंसी बतानी है, ए की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, केवल आपको ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 360 वैल्यू, p² की वैल्यू दी हुई है 360, राइट, और आपको 1000 में से बतानी है, तो आप क्या करेंगे 360/1000 कर लीजिए, 360/1000 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.36 आपका आ जाएगा, और आपको p की वैल्यू निकालनी है तो p आ जाएगा 0.6, क्योंकि p² की वैल्यू इतनी है, p² की इतनी है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0.6। इस तरह से आपको ये आंसर निकालना होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.6। लेडी बर्ड तो ये आपके 35 क्वेश्चंस थे जो कि आपके यहाँ पे जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।